ओके, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है आज का, की फैक्टर। अभी तक हमने बेसिक टेक्निक सीखी, फिर हमने सीखा मर्ज प्लांट ऑब्लिक कंपनी। तो हमारा अगला टॉपिक आता है गाइस, की फैक्टर। की फैक्टर, इसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। की फैक्टर, बजट फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर। तो इसमें आता है पहला पॉइंट कि सर व्हाट इज ए की फैक्टर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि की फैक्टर इज अ फैक्टर which limits the activities of an undertaking। ठीक है गाइस, तो की फैक्टर इज ए फैक्टर विच लिमिट्स द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। दैट इज द पॉइंट। एग्जाम्पल लिखते पहले, देन आई एक्सप्लेन। एग्जाम्पल 1 आती है हमारे पास, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड, shortage of labor। थर्ड, plant capacity available। फोर्थ, sales capacity available। फिफ्थ, cash अवेलेबल। ठीक है गाइस, अब सुनिए भाई, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है की फैक्टर, बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। तीनों का मतलब सेम है। सर ये होता क्या है? हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्शन करने के जो साधन है, जो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, अगर उन सोर्सेज की शॉर्टेज है, अगर उन सोर्सेज की शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज को हम की फैक्टर कहते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? हमें पता है हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर चाहिए, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फिर प्रोडक्ट बिकेगा तो उसके लिए सेल्स होनी चाहिए, देन कैश अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इन साधनों में से, इन सोर्सेज में से किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उस शॉर्टेज को हम बोलते हैं की फैक्टर। बोलो जी, बात क्लियर है? अब शॉर्टेज का मतलब क्या है गाइस? याद रखना, शॉर्टेज का मतलब है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो कम है रिक्वायरमेंट से। यानी शॉर्टेज मींस अवेलेबिलिटी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट, और हम इसे मार्केट से भी पूरा नहीं कर सकते, देन ओनली इट इज कॉल्ड शॉर्टेज। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए एग्जांपल आप देखिए, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो भाई सीधी सी बात है, हम प्रोडक्ट जितना हम डिजायर करते हैं पूरा नहीं बना सकते। अगर हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, अगर हमारे पास प्लांट की शॉर्टेज है, सेल्स कैपेसिटी सीमित है, कैश अवेलेबिलिटी पूरी नहीं है, तो इन सारे साधनों से अगर हम प्रोडक्ट को पूरा संपूर्ण टोटल क्वांटिटी में ना बना पाए तो इस कॉन्सेप्ट को ही नाम दिया जाता है की फैक्टर।
तो गाइज प्रोडक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए होता है कि हमारे पास की फैक्टर क्या है। उसके आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, ठीक है जी, जैसे हमने सीखा। तो अब सवाल ये उठता है, अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो जो क्वांटिटी हम बनाना चाहते हैं वो हम पूरी तो नहीं बना सकते। तो अब किस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर अक्वायर कर सके, हम मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर अर्न कर सके। क्लियर है बात यहां तक? तो चलिए सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि किस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बाद में बनना चाहिए। क्लियर है? तो आप इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा गाइस? टेबल शोइंग priority of product। टेबल शोइंग priority of product मतलब इस टेबल के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि मान लो हमें ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, तो उसमें हम पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाए, पहले ए बनाए, पहले बी बनाए या पहले सी बनाए, और कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये कैसे डिसाइड होगा। क्लियर है गाइस? तो उसको डिसाइड करने में ये टेबल हमारी हेल्प करती है। क्लियर है? तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये टेबल क्या है। ठीक है जी। सो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम लिखेंगे केस और दूसरा पार्ट बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, तो यहां देखेंगे आप केस 1, इफ सेल्स in units is a key factor। if sales in unit is a key factor, तो गाइस इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये रेस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि आप प्रोडक्ट ए की 10,000 यूनिट बेच सकते हैं मैक्सिमम, प्रोडक्ट बी की 5,000 यूनिट बेच सकते हैं, और प्रोडक्ट सी की आप 3,000 यूनिट बेच सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। इज दैट क्लियर? और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाईएस्ट होगा हम उसे पहले बनाएंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए पॉइंट नंबर बी पर आते हैं हम। इफ सेल्स इन वैल्यू इज ए की फैक्टर, मतलब अब अगर जो सेल है वो वैल्यू में की फैक्टर है। किसमें की फैक्टर है? वैल्यू में। तो हम निकालेंगे पीवी रेशियो। क्या निकालेंगे? पीवी रेशियो। यानी अगर वो बोले जी प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम सेल आप 10 लाख रुपए की कर सकते हैं, बी की 15 लाख की कर सकते हैं, सी की 4 लाख की कर सकते हैं, तो अब आप बताइए आप पहले कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। ठीक है गाइस? तो हम क्या करेंगे, तीनों की पीवी रेशियो निकालेंगे और जिस प्रोडक्ट की पीवी रेशियो हाईएस्ट होगी उसे हम पहले बनाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल। ओके। सी, इफ रॉ मटेरियल इज ए की फैक्टर, if raw material is a key factor,
तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है भाई, यानी अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो हम हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, और जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल हाईएस्ट होगा हम उसे पहले बनाएंगे। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। डी, if labor hour is a key factor, तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर। यानी मान लीजिए लेबर आवर की शॉर्टेज है तो हम हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर हाईएस्ट होगा उसे हम पहले बनाएंगे। ठीक है गाइस, अभी हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप नोट डाउन करेंगे। फिफ्थ, if machine hour is a key factor, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है गाइस, एफ, इफ देयर इज हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो आप निकालेंगे पीवी ratio, and last but not the least, if there is low demand for the product, तो आप निकालेंगे लो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है गाइस, यानी इन शॉर्ट ये जो हमने अभी टेबल देखी, ये टेबल हमें क्या बताती है? ये पूरी टेबल ये हमें बताती है प्रायोरिटी, यानी अगर हमारे पास की फैक्टर हो क्वेश्चन में, यानी शॉर्टेज हो, तो हम किस आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें पहले बनाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट हमें बाद में बनाना चाहिए। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई गाइस? तो ये टेबल हमारी हेल्प करेगी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर सेल यूनिट में की फैक्टर है तो हम प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और जिसका हाईएस्ट होगा उसे पहले बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे सेकंड हाईएस्ट को, और थर्ड पे बनाएंगे थर्ड हाईएस्ट को, एज द केस मे बी। सिमिलरली अगर सेल वैल्यू में की फैक्टर है तो हम उसमें पीवी रेशियो निकालेंगे और जिस प्रोडक्ट की पीवी रेशियो हाईएस्ट होगी उसे पहले बनाया जाएगा। थर्ड, अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, और जिसका हाईएस्ट होगा उसे पहले बनाएंगे। देन अगर लेबर आवर की फैक्टर है तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, जो हाईएस्ट होगा उसे पहले बनाएंगे। अगर मशीन आवर की फैक्टर है तो निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आवर, जो हाईएस्ट होगा वो पहले बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट की हैवी डिमांड है तो पीवी रेशियो निकाली जाएगी और जिस प्रोडक्ट की पीवी रेशियो हाईएस्ट होगी उसे पहले बनाएंगे।
अगर प्रोडक्ट की लो डिमांड है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, और जिस प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा, सबसे कम होगा, उसे हम पहले बनाएंगे। तो गाइस ये टेबल आपको बाय हार्ट याद रखनी है। यानी ये टेबल हमारी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि अगर क्वेश्चन में की फैक्टर है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए, कौन सा बाद में बनना चाहिए, ताकि कंपनी अपने लिमिटिंग फैक्टर को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सके और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है गाइस, चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन में की फैक्टर आएगा तो हम हमेशा 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर? तो वेन एवर देयर इज की फैक्टर इन द क्वेश्चन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। तो देखिए, फिर से देखिए, पॉइंट नंबर 3, whenever there is key factor in the question, whenever there is key factor in the question, we prepare the following statements. नंबर 1, यानी जब भी क्वेश्चन में की फैक्टर गिवन होगा तो आपको ये 2 स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेंगे। और डोंट वरी, क्वेश्चन रीड करते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में की फैक्टर है या नहीं है। ठीक है गाइस, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स, हमेशा याद रखना। और सेकंड हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है गाइस, तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। क्या तीसरा पॉइंट क्या है कि वेन एवर देयर इज ए की फैक्टर इन द क्वेश्चन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी जब भी क्वेश्चन में की फैक्टर आएगा तो ये आपको 2 स्टेटमेंट आपको बनानी ही बनानी है। पहला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और दूसरा बनाना है स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4, ये जो हमने 2 स्टेटमेंट बनाई, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से ये स्टेटमेंट बनती है, तो इसके स्टेप्स। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर 4, उसमें आप लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेट contribution per unit of each प्रोडक्ट। यानी स्टेप 1 क्या करना है आपको, क्वेश्चन में आपको जितने भी प्रोडक्ट दे रखे हैं हर एक प्रोडक्ट का आप कंट्रीब्यूशन निकालिए पर यूनिट। और हमें पता है
कंट्रीब्यूशन यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। तो स्टेप 1 क्या कहता है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। स्टेप 2 फिर आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। क्या निकालेंगे इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। अब ये कैसे निकाला जाएगा, आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपने ऊपर निकाला, और इसे आप डिवाइड कर देंगे की फैक्टर पर यूनिट से। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से देखिए। स्टेप 1 आप निकालिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। कैसे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर जो आपने कंट्रीब्यूशन निकाला है उसे डिवाइड कर दीजिए की फैक्टर से। कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, की फैक्टर से। यानी अगर मान लो आपका की फैक्टर रॉ मटेरियल है तो आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दीजिए रॉ मटेरियल से, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यानी की फैक्टर। मान लो आपका जो की फैक्टर है वो लेबर आवर है, तो आपने जो स्टेप 1 में कंट्रीब्यूशन निकाला है उसको डिवाइड कर दीजिए लेबर आवर से, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर। मान लो आपका जो की फैक्टर है वो मशीन आवर है, तो आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दीजिए मशीन आवर से, तो स्टेप 2 बना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। आई होप समझ में आ गया फॉर्मूला ये रहा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो स्टेप 1 में निकाला है और डिवाइड कर दीजिए की फैक्टर पर यूनिट। अगर की फैक्टर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल से डिवाइड, की फैक्टर लेबर आवर है तो लेबर आवर से डिवाइड, की फैक्टर मशीन आवर है तो मशीन आवर से डिवाइड। ठीक है गाइस। स्टेप 3 अब स्टेप 3 में आपको क्या करेंगे, अब आप इन प्रोडक्ट को रैंक देंगे। ठीक है, जो आपने निकाला है, तो कैसे देंगे, द प्रोडक्ट हैविंग largest contribution per unit of key factor. The product having largest contribution per unit of key factor is ranked first, and the product having second largest contribution per unit of key factor is ranked second, and so on। क्या मतलब निकला गाइस, पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट हैविंग लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर इज रैंक्ड फर्स्ट, एंड द प्रोडक्ट हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर इज रैंक सेकेंड, एंड सो ऑन। यानी अब एक बार फिर से सुनिए, जो आपने स्टेप 1 निकाला उसमें आपने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सिंपल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप 2 में आपने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, यानी स्टेप 1 में जो कंट्रीब्यूशन निकाला है अब आप उसे की फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। ठीक है, अब आप देखिए ABC 3 प्रोडक्ट हैं, तो किस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हाईएस्ट है। जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हाईएस्ट होगा
आप उसे रैंक फर्स्ट देंगे। जिसका सेकंड हाईएस्ट होगा आप उसे सेकंड रैंक देंगे, जिसका थर्ड हाईएस्ट होगा उसे थर्ड रैंक देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो गए 3 स्टेप। कम ऑन एवरीबॉडी। स्टेप 4, मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दियर रैंक। स्टेप 4 कहता है कि जो आपने प्रोडक्ट को रैंकिंग दी है ना, उसके आधार पर आप इस प्रोडक्ट को बनाइए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये निकला गाइस, जिस प्रोडक्ट को रैंक फर्स्ट मिली है हम सबसे पहले उसे बनाएंगे, चाहे सारा रॉ मटेरियल, सारा की फैक्टर उसी में लग जाए। अगर वो पूरा बनने के बाद रॉ मटेरियल बच जाता है तो हम प्रोडक्ट वो बनाएंगे बी, जिसको रैंक 2 मिली है, उसके बाद बनाएंगे जिसको रैंक 3 मिली है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसका मतलब ये निकला, हम प्रोडक्ट को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। ठीक है जी। तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ की फैक्टर। क्लियर? अभी तक आपने सारा कॉन्सेप्ट समझा, हमने नोट करा दिया। अब एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर क्वेश्चन में की फैक्टर है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, एक छोटी सी एग्जांपल और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। ठीक है गाइस, कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास? 3 प्रोडक्ट, ए बी और सी। इन तीनों प्रोडक्ट की बाजार में डिमांड है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। ठीक है गाइस, इन प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 2 kg पर यूनिट, 3 kg पर यूनिट और 5 kg पर यूनिट। ठीक है जी, फिर से देखिए, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। हर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड 1000 1000 1000 यूनिट है। प्रोडक्ट ए को बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, बी में 3 kg लगता है, सी में 5 kg लगता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से सोचें तो बड़ी सीधी सी बात है, तो हमें टोटल रॉ मटेरियल जो चाहिए, टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहां देखिए आप, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg, 5000 kg, तो टोटल हमें चाहिए 10,000 kg। ये टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। यानी अगर हमारे पास 10,000 kg रॉ मटेरियल है तो हम तीनों प्रोडक्ट फुल बना सकते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, ए को हम बेचते हैं 100 रुपये में, इसको हम बेचते हैं 120 रुपये में और इसको हम बेचते हैं 150 रुपये में पर यूनिट। इनको बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 50 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये पर यूनिट। ठीक है गाइस, अभी तक ये क्वेश्चन चल रहा है। ओके, अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, कम ऑन गाइस ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो है केवल 8000 kg। ठीक है, देख सकते हैं आप, हमें टोटल रॉ मटेरियल चाहिए 10,000 जो हम तीनों प्रोडक्ट बनाए, बट हमारे पास अवेलेबल कितना है? 8000 kg। ठीक है, तो शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, तो हम बोलेंगे रॉ मटेरियल इज व्हाट? की फैक्टर। यहां तक क्लियर है गाइस? तो अब हमसे वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि हम ए बी सी में से कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाएं, क्लियर है, कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट हो। यानी आप हमें निकाल के दिखाइए ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। आप कौन सा डिसीजन लीजिए? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन हमें करके बताइए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। अब हमें बताना है कि इन तीनों में से हम कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाएं,
ताकि हमें प्रॉफिट हाईएस्ट हो और हम अपने रॉ मटेरियल को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब जरा देखेंगे बहुत ध्यान से। जैसे हमने कहा, क्योंकि क्वेश्चन की फैक्टर का है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। पहला पार्ट गाइस हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप देख सकते हैं 100, 120, 150, 100, 120, 150। स्टेप 1 हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अब हम इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट है 50, 60 और 80। 50, 60 और 80। तो अगर मैं इसे लेस कर दूं तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है भाई, ये आ गया 50 रुपीज़, ये आ गया 60 रुपीज़ और ये आ गया 70 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब क्योंकि यहां पर की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल, तो अब हमें क्या निकालेंगे, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए प्रोडक्ट ए में 2 kg लगता है रॉ मटेरियल, इसमें 3 और इसमें 5, तो ये 50 रुपये है डिवाइडेड बाय 2 kg, 60 रुपये डिवाइडेड बाय 3 kg, 70 रुपये है डिवाइडेड बाय 5 kg। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 25 रुपीज़ पर kg, दैट इज 20 रुपीज़ पर kg और 14 रुपीज़ पर kg। अब आप इसके आधार पर प्रोडक्ट को रैंक देंगे। बताइए हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल किसका है, ए का। कम ऑन एवरीबॉडी, तो हम इसको देंगे रैंक फर्स्ट, इसको देंगे रैंक 2 और इसको देंगे रैंक 3। ठीक है भाई, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो सर इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। अब सर इसका मतलब क्या है, सुनिए, हमने ये पता करा कि जो प्रोडक्ट ए है ये हमें 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है, बी 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है और सी जो है वो 70 रुपए का हमें कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है गाइस, नाउ लिसन केयरफुली। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगता है, तो अगर मैं इसे 2 kg से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्ट ए में रॉ मटेरियल लगाऊंगा तो 1 kg के बदले मुझे 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यहां 1 kg के बदले 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यहां 1 kg के बदले 14 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल लिमिटेड है, इसलिए जो प्रोडक्ट मुझे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कम ऑन एवरीबॉडी, तो उसी को हम पहले बनाएंगे। तो इसलिए हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमें दे रहा है प्रोडक्ट ए, तो हम इसको रैंक फर्स्ट देंगे। ठीक है जी, सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोडक्ट बी, इसको रैंक 2 देंगे, और थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोडक्ट सी, तो इसे हम रैंक 3 देंगे। अब आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है गाइस, आप रैंकिंग कभी भी इसके आधार पर नहीं करेंगे, यानी आप रैंकिंग कभी भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पर नहीं करेंगे, आप रैंकिंग हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के आधार पर करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला गाइस, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, इसलिए हमें सबसे पहले ए बनाना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल बच जाए तो फिर बी बनाएंगे, और फिर भी बच जाए तो हम सी बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत वाली बात? तो ये था स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। अब हम सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स।
सेकेंड स्टेटमेंट बनाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। यानी ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाएं, कौन सा बाद में बनाएं कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट हो सके। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, फिर दूसरा कॉलम हम बनाएंगे यूनिट्स, तीसरा कॉलम रॉ मटेरियल यूटिलाइज्ड, चौथा कॉलम बैलेंस रॉ मटेरियल और पांचवा कॉलम कंट्रीब्यूशन। अब गाइस सबसे पहला काम, आप प्रोडक्ट को प्रायोरिटी के आधार पर लिख दीजिए। देख सकते हैं आप, हमने सबसे पहले बनाया था ए, फिर बी और फिर सी। तो प्रोडक्ट ए, बी और सी। ओके, अब ध्यान में रखिएगा, हमारे पास 8000 केजी रॉ मटेरियल है। कितना रॉ मटेरियल है? 8000 केजी। आप देख सकते हैं, वी हैव 8000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल। ये रहा। ठीक है गाइस। अच्छा, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट में 2 केजी लगता है। ठीक है, हमारे पास डिमांड कितनी है? 1000। अगर मैं प्रोडक्ट ए 1000 यूनिट बनाऊं तो 2000 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। क्या मेरे पास इतना रॉ मटेरियल है कि मैं प्रोडक्ट ए पूरा पूरा बना सकता हूं? आंसर इज यस। चलिए आगे आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ए की हम पूरी पूरी 1000 यूनिट बनाएंगे। अब इन यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा गाइस? 1000 यूनिट, एक यूनिट में 2, तो ये हो गया 2000 केजी। ठीक है, 8000 टोटल था, उसमें से 2000 यूज हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 6000 केजी रॉ मटेरियल हमारे पास बैलेंस है। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट ए कंप्लीट पूरा फुल डिमांड बनाने के बाद भी हमारे पास प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बच गया? आंसर इज यस। अब हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्रोडक्ट बी, अब देखिए हम कितनी यूनिट बना सकते हैं? 1000। एक यूनिट में कितना लगता है? 3000 केजी। ओके, तो हम इसकी 1000 यूनिट बनाएंगे इंटू 3। वन 1000 इंटू 3, तो कितना यूज हुआ गाइस? 3000 केजी। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसकी पूरी 1000 यूनिट बन गई। 6000 बचा था, 3000 फिर यूज हो गया, तो अब कितना अभी भी बच गया हमारे पास? 3000 केजी। ओके, तो आप देखिए प्रोडक्ट ए पूरा बन गया, प्रोडक्ट बी पूरा बन गया। क्या अभी भी रॉ मटेरियल है? यस। तो अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट सी। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम? सी। चलिए देखते हैं फिर से देखिए सी हम कितना बना सकते हैं? 1000 केजी। एक केजी में कितना लगता है? एक यूनिट बनाने में 5। ठीक है जी, तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सी 1000 बनाऊं और एक यूनिट में 5 केजी लगता है, तो टोटल 5000 केजी चाहिए। भाई इतना तो है नहीं मेरे पास, तो फिर मैं कितना बनाऊं? सर उतनी यूनिट बना दो जितना इस 3000 में बन जाए। बोलो जी बात के लिए। तो सर ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 3000 केजी बचा हुआ है, एक यूनिट में 5 केजी लगता है, 3000 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी हम इसकी टोटल 600 यूनिट बना सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 600 इंटू 5, ये हो गया 3000 केजी। क्या बचा बैलेंस? नील। ठीक है गाइस, तो ये आ गया ऑप्टिमम प्रोडक्ट, यानी
क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट था तो हम ए बी सी फुल क्वांटिटी में नहीं बना सकते, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ए पूरा बनाएंगे, बी पूरा बनाएंगे, लेकिन सी हम सिर्फ 600 यूनिट ही बना सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे हम निकाल लेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन। देखिए, हमने ए की बनाई 1000 यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए अब, क्योंकि ये फिनिश यूनिट है। तो आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 50, 60, 70 है। तो 50,000 रुपये। फिर हमने बी की यूनिट बनाई 1000 इंटू 60,000 रुपये। सी की बनाई 600 यूनिट इंटू 70, 42,000 रुपीज़। ठीक है जी, 1,10,000, 50,000, 60,000 और 42,000। टोटल कंट्रीब्यूशन 1,52,000 रुपये। ये आ गया हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है गाइस, तो यानी इससे ये पता चला कि हमारा ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आ गया, कि यानी आप इसके आधार पर ही, इस तरह से ही आप हाईएस्ट 1,52,000 रुपये कमा सकते हैं। यानी इसके अलावा अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन लोगे, इसके अलावा अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन लोगे तो आप 152 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कमा सकते। ठीक है गाइस, चलिए, आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी एग्जांपल समझ में आई होगी कि किस तरह से हम की फैक्टर को डील करते हैं क्वेश्चंस में। गाइस, अभी हम बहुत सारे सम्स करेंगे तो ये आपको पूरा एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि की फैक्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक की फैक्टर अब पूरा समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।